हे गाइस, आज हम आपको बताएंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो अल्केन्स के बारे में। इसके पहले मैंने आपको बता रखे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलो अल्केन्स और हैलोअरीन्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। माय नेम इज प्रियांशी अग्रवाल एंड इट्स योर चैनल शिवगुण अकेडमी। और हेडिंग लगाइए chemical reaction of haloalkane। आज हम देखेंगे कि हैलोअल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और या फिर रिएक्शन विद मेटल्स और भी आगे बहुत सी रिएक्शंस हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि जैसे कि न्यूक्लियोफाइल तो आप सभी को पता होगा क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है Nu नेगेटिव, मतलब ऐसे हम न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फिलिक मीन्स लविंग, यानी कि न्यूक्लियस लविंग, यानी कि वो स्पीशीज जो हमारी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं वो हमारी कहलाती हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब कि हम किसी भी रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल को हटा के उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे तो वो रिएक्शन हमारी कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड होगा यानी कि हैलोअल्केन होगा, उसकी रिएक्शन हम एक न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे तो जो हमारा हैलोजन एटम है उस अल्काइल हैलाइड में वो हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा उस न्यूक्लियोफाइल से। और जो यहाँ पे हैलोजन एटम है वो हमारा H नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा हैलोजन एटम है, ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। और जब इस अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये हैलोजन एटम X नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उस अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी जनरल रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तब जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना वो हमारा दो मैकेनिज्म से हो सकता है। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो हमारा दो मैकेनिज्म से हो सकता है। एक होता है हमारा SN1 और दूसरा होता है हमारा SN2, ठीक है। दो मैकेनिज्म से हो सकता है। अब ये दोनों मैकेनिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उससे पहले अभी हम और चीजें देखते हैं न्यूक्लियोफाइल के बारे में। न्यूक्लियोफाइल हमारे होते हैं दो तरीके के। न्यूक्लियोफाइल आर ऑफ टू टाइप्स। पहला हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है मोनोडेंडेंट। मोनोडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट होती है दूसरे पे अटैक करने के लिए। हैविंग ओनली वन साइड फॉर अटैकिंग, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट होती है अटैक करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, H नेगेटिव या I नेगेटिव, इन सभी स्पीशीज के पास
सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट होती है दूसरी अल्काइल चेन पे अटैक करने के लिए। तो पहला टाइप तो ये हो गया मोनोडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल का, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट होती है अटैक करने के लिए। दूसरा एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास दो साइट्स होती हैं अटैक करने के लिए। हैविंग टू साइट्स फॉर अटैकिंग, अटैक करने के लिए दो साइट्स होती हैं, जैसे कि Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, इन सभी स्पीशीज के पास दो साइट्स होती हैं अटैक करने के लिए। कैसे? Cn नेगेटिव का कैसा होता है स्ट्रक्चर? Cn का नाइट्रोजन तो हमारे 3 बॉन्ड बनाएगा ही। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, जिसकी वजह से वो 4 बॉन्ड बनाता है अपनी सबशेल को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो गए कार्बन के, और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया जो उसके पास बचा है। अब उसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है दूसरी किसी स्पीशीज से, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन की सबशेल में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5, 3 तो ये बॉन्डिंग में यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1 लोन पेयर बचा। तो ये हो गया Cn नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है, दो साइड कैसे हैं अटैक करने के लिए? जो नाइट्रोजन है वो भी अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक साइड तो ये हो गई, और जो ये कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो भी अपना ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो साइड्स हो गई अटैक करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया Cn का। अब एक स्ट्रक्चर होगा NO2 का। NO2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन, और यहाँ भी नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो उसके पास एक लोन पेयर बचेगा, और NO2 है तो ऑक्सीजन दूसरा। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो एक तो ये हो गया, 5 और बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन अब इसने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और किसी से एक्सेप्ट कर रखा होगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब उसी तरह यहाँ पे भी दो साइड्स हो गई अटैक करने के लिए। एक हो गया नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है, एक हो गया ऑक्सीजन जो अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दो साइड्स हो गई, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। एक कौन सा? नाइट्रोजन, और एक कौन सा? ऑक्सीजन, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियोफाइल्स दो तरीके के होते हैं, एक मोनोडेंडेंट, एक एम्बीडेंडेंट। मोनोडेंडेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही साइट होती है अटैक करने के लिए, और एम्बीडेंडेंट में दो साइट्स होती हैं अटैक करने के लिए, ठीक है। तो हम कुछ न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस देखेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, नोट कीजिए। हो गया? तो मैं रखता हूँ। हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन की, उसके बाद हम लोग SN1 और SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन के। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा दें, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे NaOCH3 से, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे NaOCH3 से। अब यहाँ होता क्या है कि जो सोडियम है वो तो एक मेटल है, उस पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो यहाँ पे OCH3 ग्रुप है इस पे है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ? OCH3 नेगेटिव, यहाँ पे हो गया एक न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे होगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे होगा पार्शियल पॉजिटिव,
ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज R ग्रुप पे अटैक करेगी जाके और ये X नेगेटिव की फॉर्म में निकल जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ हमारे पास ROCH3 और यहाँ Na पॉजिटिव और X नेगेटिव में के NaX बना देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल RH प्लस KCN। RH प्लस KCN, अब इसमें क्या होगा, ये आ गया हमारा यहाँ पे एम्बिडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव, जहाँ पे कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी अपने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है। तब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ RCN बनेगा, कार्बन डोनेट करेगा, या फिर RNC बनेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। यहाँ क्या बनेगा बताइए। तो चलिए मैं ये बताती हूँ, ये एक नया फैक्ट है। यहाँ पे जो KCN होता है ना, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव, इनके बीच में यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है। देयर इज आयनिक बॉन्डिंग बिटवीन K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है, या आयनिक बॉन्डिंग यानी कि ये हमारे आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो इजीली डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई यहाँ पे आयंस है, तो आयन हमारा इजीली डोनेट कर देगा। और आयन कौन सा, यानी कि चार्ज किस पे था, कार्बन पे था। इसमें नाइट्रोजन पे चार्ज थोड़ी है, चार्ज तो यहाँ कार्बन पे है, तो यहाँ कार्बन इजीली डोनेट कर देगा बॉन्डिंग में। ठीक है, तो RCN बन गया और यहाँ पे KX बन जाएगा। क्यों बना ये, क्योंकि K पॉजिटिव और CN नेगेटिव के बीच में आयनिक बॉन्डिंग है, तो ये आयन में इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो इजीली अपने डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। RH प्लस AgCN। अब यहाँ क्या बनेगा, ये भी हमारे एक एम्बिडेंडिंग न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे Ag और CN के बीच में ना कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में जो हमारे लोन पेयर्स होते हैं वो इजीली डोनेट कर सकता है। और लोन पेयर्स इस स्पीशीज में किसके पास है, नाइट्रोजन के पास, यानी कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकता है। देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन Ag पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देगा। तो RNC प्लस AgX, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा आइसोसाइनाइड कहलाता है। वो ये क्या कहलाता है, आइसोसाइनाइड, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, साइनाइड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। RH प्लस KNO2, RH प्लस KNO2। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे K और NO2 के बीच में कैसी बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी आयनिक बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे था नेगेटिव चार्ज। आयनिक बॉन्डिंग में जिसके पास आयन होगा, यानी कि जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो डोनेट करेगा, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में जिसके पास लोन पेयर होंगे वो डोनेट करेगा। ठीक है, ये बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो आयनिक बॉन्डिंग होगी उसमें जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो डोनेट करेगा, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में जिसके पास लोन पेयर्स होंगे वो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे भी K और NO2 के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो यहाँ पे भी जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा वो डोनेट करेगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने अभी बताया, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन डोनेट करेगा, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा RONO प्लस KX। ठीक है, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग होगी उसमें नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, और
जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उसमें लोन पेयर्स डोनेट करेंगे। और ये हमारा कहलाता क्या है, अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं अल्काइल नाइट्राइल। अब देखते हैं RH प्लस AgNO2 आ जाए तो वही बात, अब यहाँ AgNO2 के बीच, Ag और NO2 के बीच में यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी तो लोन पेयर्स डोनेट होंगे, जाहिर सी बात है, वो भी मैंने ऊपर बताया। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करेगा और बना लेगा RNO2 और Ag पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके बना लेंगे AgX। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा कहलाता है नाइट्रो अल्केन। ये कंपाउंड हमारा कहलाता है नाइट्रो अल्केन। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए मैं अभी उधर बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 6th रिएक्शन देखते हैं। 6th रिएक्शन है हमारी RH प्लस LiAlH4। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये हमारा H नेगेटिव रिलीज करता है। तो H नेगेटिव मैंने अभी बताया था क्या होता है, मोनोडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो H नेगेटिव ये डोनेट करेगा, तो H नेगेटिव R पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, ये हमारा बन जाएगा अल्केन। X नेगेटिव हट गया, H लग गया, यानी कि ये तो हमारी सीधी सीधी अल्केन चेन बन गई, अल्केन बन गया। अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, तो ये हमारा H नेगेटिव यानी कि मोनोडेंडेंट न्यूक्लियोफाइल रिलीज करता है और वो हमारा R पॉजिटिव के साथ जाके लग जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, X नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, RH की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ये हमारे एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, इसकी अब हम डिटेल्ड स्टडी आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसे अभी आप ध्यान रखिए। ये क्या होता है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये, और इसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कहते हैं। अभी तो आप इसके बारे में बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो जाहिर सी बात है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो R नेगेटिव पे होगा नेगेटिव चार्ज, R डैश पे होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, R डैश हुआ हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो R डैश इस R पॉजिटिव से जाके लग जाएगा और हमारा बन जाएगा R डैश, और यहाँ से X नेगेटिव हमारा रिलीज हो जाएगा। बस ये हो गया कि अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ कराएं तो हमें R डैश मिलता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम RH की रिएक्शन Ag2O से कराएं मॉइस्ट में, यानी कि यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो जो Ag2O है हमारा, वो हमारा वाटर के साथ मिलके AgOH बना देता है। अगर हम Ag2O मॉइस्ट की रिएक्शन कराएं तो जो Ag2O है वो वाटर के साथ मिलके AgOH बना देता है, तो ये पॉजिटिव मेटल है, ये नेगेटिव, तो ये यहाँ पे OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल रिलीज करेगा। तो बस कुछ नहीं, अब यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल पता चल गया, इस रिएक्शन में क्या है हमारा, OH नेगेटिव है, तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इस R पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, ROH बन गया, और ये X नेगेटिव हमारा रिलीज हो जाएगा। बस ठीक है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम Ag2O से कराएं मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो वो हमारा बनाता है ROH,
क्यों बनाता है? क्योंकि Ag2O एक ऐसा कंपाउंड है जो मॉइस्चर के साथ यानी कि कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स अगर प्रेजेंट होंगी तो वो हमारा AgOH बना देगा। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें क्या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, यहाँ हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH। ठीक, तो यहाँ हमारा बन जाएगा ROH और ये X नेगेटिव हमारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सारी रिएक्शंस नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। हो गया? देखेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म यानी कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हमारी प्रोसीड करती है। तो हेडिंग लगाइए SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन क्या होती है, मतलब ये एक मैकेनिज्म है। इसमें S का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन। S हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज, N होता है न्यूक्लियोफिलिक के लिए यूज, और 2 होता है हमारा यूज बायमॉलिक्यूलर। बायमॉलिक्यूलर यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। ठीक, ये हमारा SN2 का मतलब है कि S हमारा यूज होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, N यूज होता है न्यूक्लियोफिलिक के लिए, 2 यूज होता है बायमॉलिक्यूलर के लिए। और जो SN2 रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर होता है 2। अब ये ऑर्डर आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी आप इसका बस ये जान लीजिए कि रिएक्शन का ऑर्डर होता है 2। अब ये ऑर्डर वगैरह का मतलब क्या है, यह हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, कैसे SN2 रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती है। इस रिएक्शन में ना जो हमारा सबस्ट्रेट होता है ना वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए। इन दिस रिएक्शन substrate must be optically active। इस रिएक्शन में जो हमारा सबस्ट्रेट है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए। अब ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट वो होता है जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का क्या मतलब होता है? जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को समझते हैं थोड़ा सा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? जैसे कि हमारी कोई भी लाइट रे है, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट ये है जिसके वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं। अगर हम इस लाइट को, एक क्रिस्टल होता है टूरमलाइन क्रिस्टल, कौन सा? टूरमलाइन क्रिस्टल। इस क्रिस्टल से अगर हम इस लाइट को पास करें तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल विंडो, वर्टिकल विंडो होती है। हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है। ये हमने वर्टिकल विंडो वाला ले लिया। ठीक है, इसमें एक वर्टिकल विंडो होती है। अगर ये इससे पास करें हम अनपोलराइज्ड लाइट को, अगर हम इससे पास करें तो जो इस लाइट के वाइब्रेशंस है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में होने लगेंगे। इस क्रिस्टल से पास होने के बाद, जैसे कि इस क्रिस्टल में वर्टिकल विंडो है, इस लाइट के वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में होने लगेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल विंडो थी इसलिए वर्टिकल प्लेन में होने लगे। अभी तो ये हमारी क्या बन गई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो लाइट जिसके वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहे हो वो हमारी कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अभी के लिए इसमें इतना ही समझिए। बाकी आप लोग ये पोलराइजेशन के बारे में डिटेल में फिजिक्स में पढ़ेंगे
पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, जो हमारा चैप्टर आता है वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इतना काफी है कि अगर हम किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को टूरमलाइन क्रिस्टल से पास करते हैं तो वो हमारी एक ही प्लेन में उसके वाइब्रेशन होने लगते हैं और वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। ठीक है, अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है वो हम लोग यहाँ डेफिनेशन में लिख लेते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स which rotates plane polarized light in clockwise direction or एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमारी पीपीआई क्या होती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट क्या होता है, जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। ठीक है, अब एक हमारा आता है इसमें वर्ड कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है? कायरल कार्बन का मतलब होता है कि वो कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट करे। ठीक है, वो कार्बन जो अपनी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट करे। कायरल कार्बन क्या होता है? विच completes its or valencies with different group। ठीक है, कायरल कार्बन वो होता है जो अपनी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट करे। ये तो, और ऑप्टिकली एक्टिव क्या सबस्ट्रेट क्या होता है, जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमने देखा क्या होता है कि अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट को एक टूरमलाइन क्रिस्टल से पास कराते हैं तो वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब वो लाइट जिसके डायरेक्शन सिर्फ एक ही प्लेन में हो रहे हो, जैसे कि यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में हो रहे हो। और ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, वो हमारा हो गया ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। ठीक, तो यहाँ तो हमने जाना कुछ वर्ड्स जो अभी हम आगे यूज करेंगे SN2 रिएक्शन पढ़ते टाइम। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये चीजें नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, हो गया? तो मैं रब कर दें, आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर नोट किया कीजिए, वरना ये आप लोग को मैकेनिज्म वगैरह पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी हमने देखा कुछ वर्ड्स का मतलब, जैसे कि ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट और कायरल कार्बन, ये अभी हम SN2 मैकेनिज्म पढ़ते टाइम यूज करेंगे। तो देखते हैं SN2 रिएक्शन होती क्या है, SN2 का मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कायरल कार्बन, अभी हमने बताया था कि जो सबस्ट्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये कार्बन ले लिया, एक वैलेंसी इसने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दी। और ये आपको पता होगा कि जो कार्बन है ना, ये हमारा भले हम चारों वैलेंसीज को ये एक ही प्लेन में दिखा देते हैं, लेकिन ये एक ही प्लेन में होती नहीं है। ये हमारा एक 3D स्ट्रक्चर होता है जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है, कुछ ऐसा। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है, ना कि ये हमारे बॉन्ड्स एक ही प्लेन में।
तो यहाँ पे कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाएगा, और तो इस तरीके से ये बन गए 4 बॉन्ड, ठीक। और ये हो गया अल्काइल है। और जो ये हमारा वेज होता है, ये हमारा जो वेज एरो होता है वो प्लेन के बाहर की तरफ पॉइंट करता है, और जो ये हमारा डैश एरो होता है जो प्लेन के अंदर की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। जो हमारा वेज एरो होता है वो हमारा प्लेन के बाहर की तरफ पॉइंट करता है, और जो डैश एरो होता है वो प्लेन के अंदर की तरफ पॉइंट करता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कार्बन है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। ये ऐसा होता है, देखिए ये 3D प्लेन में ऐसा होता है, ये ऐसे 3D प्लेन में होता है, ठीक है। एक ये आगे होता है बॉन्ड, एक ऊपर होता है, एक इधर, और एक ये पीछे होता है, ठीक है। एक ये आगे ऐसे, एक ऊपर, एक ये साइड में, ये होता है इसका ऐसा टेट्राहेड्रल 3D स्ट्रक्चर। वैसे ही मैंने यहाँ दिखाया कि जो आगे की ओर है वो वेज एरो है, और जो पीछे की ओर है वो डैश एरो है, और एक हाइड्रोजन कार्बन के प्लेन में ही लाई करेगा, और ये भी, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऐसा इसका 3D स्ट्रक्चर। जो हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप है वो उसके प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, और जो एक ग्रुप है वो प्लेन के बाहर है, और एक ग्रुप प्लेन के अंदर है। तो ये होता है इसका 3D स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसकी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, देखते हैं। जो हमारा हैलोजन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पता है आप सभी को। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे आगे से भी अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे पीछे से भी अटैक कर सकता है। ये बोला जाएगा फ्रंट अटैक, और ये हमारा बोला जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये करेगा किधर से? इस रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से ही अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन एटम है इस पे भी नेगेटिव चार्ज, और जो ये न्यूक्लियोफाइल है इस पे भी नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें आपस में रिपल्जन बहुत ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जाके पीछे से अटैक करेगा। माना कि पीछे की ओर स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि यहाँ पे भीड़, यानी कि यहाँ पे ग्रुप्स ज्यादा है, तो पीछे की तरफ से भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आगे से ज्यादा आसान तो पीछे से होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस का रिपल्जन बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से ही जाके कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि जो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो कार्बन पे पीछे से ही अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ पे ये बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा होगा न्यूक्लियोफाइल और उसका, तो ये हो जाएगा हमारा बॉन्ड फॉर्मिंग, ठीक है। आगे से न्यूक्लियोफाइल से कार्बन बॉन्ड फॉर्म करेगा, और हैलोजन से कार्बन अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा। और ये रिएक्शन हम कराते हैं ये हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कराते हैं। ऐसा क्यों? मैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं, इसका मतलब क्या है? पोलर मीन्स यानी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, वो हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो पोलर होगा। पोलर सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा हमारा कोई भी, तो यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव, हैलोजन पे नेगेटिव, तो जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो इन ग्रुप्स को आपस में और ज्यादा खींचेगा। जो पोलर सॉल्वेंट होगा वो इन ग्रुप्स को आपस में और ज्यादा खींचेगा, इजीली ये बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, इसलिए हम यहाँ लेते हैं पोलर सॉल्वेंट। और जो अप्रोटिक रहते हैं, अप्रोटिक यानी कि जो वो सॉल्वेंट जो प्रोटॉन रिलीज ना करे। प्रोटॉन क्यों ना रिलीज करे? अगर वो प्रोटॉन रिलीज कर देगा तो वो प्रोटॉन ही इस न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन हो जाएगा, रिएक्शन हमारी आगे होगी ही नहीं।
इसलिए हम यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट भी लेते हैं। पोलर मीन्स जिसमें पोलर ग्रुप्स हो। पोलर ग्रुप्स क्यों? जिससे कि वो इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक करें। पोलर ग्रुप्स होंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज इसको अटैच करेगा, नेगेटिव चार्ज इसको अटैच करेगा और इनका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और अप्रोटिक क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोटॉन रिलीज कर देंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ प्रोटॉन हमारा कंबाइन हो जाएगा और रिएक्शन होगी ही नहीं, इसलिए अप्रोटिक। अप्रोटिक मीन्स जो हमारा प्रोटॉन रिलीज ना करे। ठीक है, तो अब यहाँ बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। इंटरमीडिएट स्टेट क्या आएगी? ये कार्बन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा R है, ये हमारा R' है। अब जो X है और कार्बन है, X से कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, और जो पीछे से न्यूक्लियोफाइल है उससे कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग। ये हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी। ठीक है, ये हमारी एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और वो बॉन्ड हमारा फॉर्म हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया और इसका बॉन्ड हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, ये हमारा बन गया कंपाउंड। अब जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक इन्वर्जन कंपाउंड है। इन्वर्जन मतलब इसकी इमेज पलट गई है। पहले एक्स इधर था और ये इधर था और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे हो गया, अब ये पूरा इधर हो गया, यानी कि ये पूरा पलट गया। तो ये हमारा क्या बना? इन्वर्जन कंपाउंड। और इसे हम बॉयडन इन्वर्जन कंपाउंड भी कहते हैं। ये हो गया हमारा इन्वर्जन कंपाउंड, क्योंकि ये पहले एक्स था और ये ऐसे था, अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब ये ऐसे हो गया, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे इन्वर्जन कंपाउंड। तो जो हमारा SN2 रिएक्शन होती है इसमें हमारा इन्वर्जन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और यहाँ ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो वरना वो अटैक कैसे करेगा अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो। BF का मतलब मैंने यहाँ क्या बताया है? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मिंग। और BB का मतलब क्या है यहाँ पे? बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक, अब अगर जो ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, ये प्लेन पोलराइज्ड राइट यानी PPI को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा PPI को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हमारा इन्वर्जन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इफ कायरल molecules rotate PPS in clockwise direction, then product will rotate PPS in anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, अगर जो हमारा सबस्ट्रेट है यानी कि जो हमारा कायरल मॉलिक्यूल है वो PPI को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वर्जन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमने SN2 मैकेनिज्म पढ़ दिया, जिसमें हम एक कायरल मॉलिक्यूल यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट देंगे, जिसकी रिएक्शन हम एक न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट।
पोलर क्यों? क्योंकि पोलर होगा, उस पोलर ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज जिसको अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज जिसको अटैक करेगा, और इस बॉन्ड को आपस में इजीली ब्रेक कर देगा क्योंकि वो इसे खींचेगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। एप्रोटिक क्यों? एप्रोटिक मतलब वो प्रोटॉन रिलीज ना करे। प्रोटॉन रिलीज क्यों ना करे? क्योंकि अगर उसने प्रोटॉन रिलीज कर दिया तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन हो जाएगा, रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, इसलिए एप्रोटिक, वो प्रोटॉन रिलीज ना करे। और जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बैक अटैक करेगा। बैक अटैक क्यों करेगा? क्योंकि फ्रंट अटैक में नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस का रिपल्जन बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये हमारा बैक अटैक करके यहाँ पे इन्वर्जन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये होता है हमारा पूरा SN2 मैकेनिज्म। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग SN2 मैकेनिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करें। तो हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स SN2 केमिकल रिएक्शन के बारे में। हम हेडिंग लगाइए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, some important points of SN2 chemical reaction। कुछ important points SN2 chemical reaction के बारे में। पहले तो हम उसके रेट देखते हैं। जो हमारा अल्काइल हैलाइड था और न्यूक्लियोफाइल था, दोनों ही चीजें हमें एक ही साथ चाहिए थी, यानी कि एक ही स्टेप में दोनों ही चीजों की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि रेट इज इक्वल्स टू के आर एक्स का भी एक ही मॉलिक्यूल ले रहे थे और न्यूक्लियोफाइल भी एक ही चाहिए था। तो ये हो गई हमारी उसकी रेट की एक्सप्रेशन। अब ये रेट की एक्सप्रेशन हम कैसे देखते हैं, ये आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, अभी तो आप बस ये जान लीजिए कि दोनों रिएक्टेंट्स को हम ऐसे उसके प्रोडक्ट में लिखते हैं। ठीक, तो और जो इनकी पावर्स का सम होता है वो उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे RX की भी पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की भी पावर 1, तो यानी कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? उस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, जब हमें यहाँ पे हमें RX और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही एक ही स्टेप पे चाहिए थे, इसलिए इसका रेट की एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखेंगे कि K हमारे कांस्टेंट, फिर RX की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। और ऑर्डर क्या होता है रिएक्शन का? इन दोनों की पावर्स का सम, वो हमारा कहलाता है ऑर्डर। क्या होता है ऑर्डर? रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की पावर का सम कहलाता है ऑर्डर। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया SN2 केमिकल रिएक्शन के बारे में। दूसरा पॉइंट, ये हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में तो पूरी हो जा रही थी। occurs in सिंगल स्टेप, ये तो आप लोगों ने भी देखा कि ये रिएक्शन हमारी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। और इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए था? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमें रिक्वायर था इस रिएक्शन में। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसीटोन और एक होता है डाइमिथाइल फॉर्ममाइड। एक होता है एसीटोन, एक होता है डाइमिथाइल फॉर्ममाइड। ये होते हैं हमारे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। डाइमिथाइल फॉर्ममाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, HC_O N CH3 CH3। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है डाइमिथाइल फॉर्ममाइड का। SN2 केमिकल रिएक्शन में हमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था। फोर्थ पॉइंट, अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट ले रहे तो हमारा इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म हो रहा था। इफ ऑप्टिकली एक्टिव
substrate is used when inversion compound is formed। अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट हम ले रहे थे जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से पूरी हो और जो हमारा पीपीआई को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, अगर हम ऐसा सबस्ट्रेट ले रहे तो वो हमारा इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो रेट है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक हिंड्रेंस के। रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मैंने आपको बताया था कि फ्रंट अटैक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस में बहुत ज़्यादा रिपल्जन है, इसलिए वो बैक अटैक कर रहा है। बैक अटैक में भी अगर वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही इजीली बैक अटैक हो जाएगा, यानी कि उतना ही ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अगर कार्बन में तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी करी हो तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कार्बन ने दो वैलेंसीज हाइड्रोजन से पूरी करी हो और एक किसी और ग्रुप से मिथाइल मान लिया तो उससे कम रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर कार्बन ने एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करी हो और दो वैलेंसी किसी और ग्रुप से तो उससे कम रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर कार्बन ने तीनों ही वैलेंसी किसी बाकी ग्रुप से पूरी करी हो, कंप्लीट करी हो, तो सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि 0 डिग्री का सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, 1 डिग्री का उससे कम रेट ऑफ रिएक्शन, 2 डिग्री का उससे कम रेट ऑफ रिएक्शन और 3 डिग्री का सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन। 1 डिग्री का मतलब कि वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो तो वो 1 डिग्री, और कोई कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो तो वो 2 डिग्री, और कोई कार्बन 3 कार्बन से अटैच हो तो वो 3 डिग्री। यानी कि यहाँ पे 0 डिग्री का सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, 1 डिग्री का उससे कम, 2 डिग्री का उससे कम और 3 डिग्री का सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में। अब यहाँ पे ये मैं रख कर देती हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिएगा। अब 6th पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, बेटर द लीविंग ग्रुप, बेटर द लीविंग ग्रुप, higher is the rate of reaction। यानी कि CI का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, CBr का उससे कम और CCI का उससे कम और CF का सबसे कम। क्योंकि CI का सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों? क्योंकि जो आयोडीन है उसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके कंपैरिजन में सबसे कम होती है, तो जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये अच्छा हमारा लीविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, तो ये इजीली निकल जाएगा। वही यहाँ पे Br का साइज क्लोरीन से ज्यादा बड़ा है और क्लोरीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होगा I नेगेटिव, उससे कम अच्छा लीविंग ग्रुप होगा Br नेगेटिव, उससे कम अच्छा Cl नेगेटिव और सबसे कम अच्छा F नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप।
और 7 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, तभी तो वो अटैक करेगा जाके उस पर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब 8 पॉइंट, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा कैसे प्रोसीड करेगी, कैसे जो रिएक्शन का ग्राफ है वो कैसे होगा हमारा। यहाँ हम लिख रहे थे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैसी हो रही होगी। तो मान लेते हैं हम कोई हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे उसकी कुछ एनर्जी है, ठीक है, उसकी यहाँ पे कुछ एनर्जी है। अब यहाँ बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी थी, कैसी बनी थी, मैं इसे रब कर देती हूँ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को। यहाँ एक इंटरमीडिएट स्टेट बनी थी कुछ ऐसी ना, यहाँ पे एक्सा और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैच। अब ये बात तो पता है आपको कि कोई भी रिएक्शन हमारी प्रोसीड क्यों करती है, क्योंकि वो हमारी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं प्रोडक्ट, तभी तो वो हमारी प्रोसीड करती है, तभी तो वो रिएक्शन हमारी होती है। अब जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड की एनर्जी उतनी ही कम होती है। ये बात भी पता है कि कोई रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है, और जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होता है उस कंपाउंड की एनर्जी उतनी ज्यादा कम होती है, ठीक। अब जो ये इंटरमीडिएट स्टेट है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन ने 5 बॉन्ड बना दिए हैं। कार्बन तो अपनी ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए 4 ही बॉन्ड तो बनाता है, और यहाँ कार्बन ने 5 बॉन्ड बना दिए। इसलिए जो ये इंटरमीडिएट, ये बहुत ही अनस्टेबल है बहुत ही, यानी इस इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी। जब स्टेबल होगा जो कंपाउंड उसकी एनर्जी कम होगी, तो जो अनस्टेबल होगा कंपाउंड उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। यानी कि अब पहले तो हमारा एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, यानी कि ज्यादा एनर्जी का कंपाउंड बनेगा, तो रिएक्टेंट से एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट की तरफ गया। यहाँ हमारा बना इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड तो कर रही है, इट मीन्स जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो हमारे रिएक्टेंट से तो ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी एनर्जी तो रिएक्टेंट से कम होगी, तभी तो वो हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो इंटरमीडिएट स्टेट आने के बाद हमारे बन जाएंगे प्रोडक्ट जिनकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि ये रिएक्शन हमारी फीजिबल है, तो ये हमारी रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होंगे, और रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होंगे इट मीन्स उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। तो यानी हम इस लाइन पे एनर्जी को शो कर रहे हैं, ठीक। कुछ एनर्जी रिएक्टेंट की थी और फिर उस रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ गई जो कि हमारा अनस्टेबल था, यानी उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, और फिर उस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बने यानी कि वो स्टेबल थे, यानी उनकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम थी। तो ये तो हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स SN2 केमिकल रिएक्शन के बारे में। आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे ही पॉइंट्स जरूर नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे प्रोसीड करता है। आप लोग वीडियो को पॉज करें, नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, वीडियो को पॉज करें। इसके बाद हम देखेंगे SN1 केमिकल रिएक्शन को। तो हेडिंग लगाइए SN1 केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे भी S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN1 केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होता है
1। SN1 केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होता है 1। अब ये ऑर्डर वगैरह के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ने को मिलेगा, बाकी जो जनरल बात है वो मैं अभी आगे बता दूंगी। तो SN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम एक इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। पहले यहाँ पे C है, यहाँ पे H है, और ये वेज एरो यानी कि डैश एरो यानी कि ये ट्रेन के अंदर की ओर बॉन्ड जा रहा है। ये कार्बन एटम है और ट्रेन के अंदर की ओर बॉन्ड यानी कि डैश एरो। तो ये हुआ R ग्रुप। और वेज एरो हमें बताता है कि ये कार्बन है तो ये ट्रेन के बाहर की ओर बॉन्ड जा रहा है। तो ये R ग्रुप, R डैश, और ये X हेलो एल्केन में देखिए। अब इस पे हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसे कि SN2 रिएक्शन में तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएं तो सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता था, वो इन्वर्ट हो जाता था पूरा कंपाउंड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हमें मिलता है रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, यहाँ हमें मिलता है रेसमिक मिक्सचर। अभी तो आप पहले जनरल रिएक्शन से कितनी जानिए, अब ये रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, कैसे बनता है, ये अभी हम मैकेनिज्म में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं SN1 केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है SN2 केमिकल रिएक्शन हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन SN1 केमिकल रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट है। और इसमें स्टेप फर्स्ट क्या होता है, जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन, यानी कि कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा। जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो हम स्टेप देखते हैं कि कैसे फॉर्म होगा, क्या होता है। तो एल्काइल हैलाइड लेंगे जिसमें कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट करेगा। एक H से कंप्लीट कर ली, और एक उसने R से कंप्लीट कर ली, और एक उसने R डैश से कंप्लीट कर दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, और ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा रहे थे, और SN1 रिएक्शन हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कराएंगे। क्यों, देखते हैं पहले तो। अब यहाँ ये X है यानी कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव, ये तो पता ही है। ये बॉन्ड हमारा पोलर होता है क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहाँ हमने प्रोटिक क्यों दिया, प्रोटिक लेने के ये था, प्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन रिलीज करे। प्रोटिक इसलिए दिया क्योंकि जैसे कि जो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट यानी जैसे कि H2 हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये हमारा प्रोटॉन रिलीज करता है, ये इसको सराउंड कर देगा ऐसे। H पॉजिटिव एक प्रोटॉन होता है तो ये इसको ऐसे चारों तरफ से घेर देगा। ठीक है, और उसी तरीके से OH नेगेटिव इस C पॉजिटिव को घेर देगा इसका। ये बॉन्ड हमारा कोवेलेंट होता है तो ये डायरेक्ट नहीं ब्रेक होगा, ये पहले इसे ऐसे चारों तरफ से घेर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको और इसको चारों तरफ से ऐसे घेर देंगे तो ये बॉन्ड में और ज्यादा पोलैरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग और ज्यादा आसान हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को चारों तरफ से घेर देंगे, जिसकी वजह से इस बॉन्ड में और ज्यादा पोलैरिटी आ जाएगी और इस बॉन्ड की ब्रेकिंग और ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए तो हमने प्रोटिक लिया। अच्छा,
तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे ये हमने प्लॉट किया जिसकी वजह से ये बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब तो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, X नेगेटिव तो हमारा रिलीज हो गया। यहाँ हमने यहाँ न्यूक्लियोफाइल थोड़ी लिया हमने, तो अब यहाँ से सोलर प्लॉटिक सॉल्वेंट में इसकी रिएक्शन कराई है, ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा। तो हमने पोलर प्लॉटिक सॉल्वेंट में इसकी रिएक्शन कराई, तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया और यहाँ बन गया हमारा कार्बोकटायन। ये हमारी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। और ये कार्बोकटायन की ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इस कार्बोकटायन की। हमने क्या किया, इकाई हैलाइड दिया एक पोलर प्लॉटिक सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उसने कार्बन और हाइड्रोजन को चारों तरफ से सराउंड कर दिया, घेर लिया, जिसकी वजह से जो बॉन्ड था उसको तोड़ना और ज्यादा आसान हो गया, यानी कि कार्बोकटायन की फॉर्मेशन और ज्यादा इजी हो गई, इसलिए हमने पोलर प्लॉटिक सॉल्वेंट दिया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं H2O helps in breaking the bond between C and H। जो वाटर था उसने क्या काम किया, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प किया। और जो ये स्टेप है ना हमारा, ये हमारा सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप होता है। जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है ना, ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, जिसकी वजह से ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाता है, ठीक है। दिस स्टेप is also the rate determining step, यानी कि RDS, because it is the slowest step, because it is the slowest step, ठीक है। जो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है ये बहुत ही स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसकी वजह से ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाता है, ठीक है। तो अब हम इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं कि इसका सेकेंड स्टेप क्या होता है। ये ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ। ये तो हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेप क्या था मैकेनिज्म का, अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप क्या होता है। सेकेंड स्टेप होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब सेकेंड स्टेप में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा रोल प्ले करेगा। सेकेंड स्टेप में जो हमारा कार्बोकटायन बना, अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोकटायन पे अटैक करता है, ठीक है। तो हम यहाँ कार्बोकटायन दे देते हैं, हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं, एक R से कर देते हैं, एक R' से कर देते हैं, ठीक है, ये तो बताइए। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया, अब न्यूक्लियोफाइल तो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक करेगा और इसमें न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे से ही करेगा या सिर्फ पीछे से, इसमें दोनों तरफ से कर सकता है। आगे से और पीछे से मतलब क्या, एक बार न्यूक्लियोफाइल प्लेन के ऊपर से अटैक कर सकता है, एक बार न्यूक्लियोफाइल प्लेन के पीछे से। जैसे कि ये हमारा कार्बोकटायन है, ये हाइड्रोजन और ये दो ग्रुप नीचे है, तो एक बार न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक कर सकता है, एक बार न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ऊपर से अटैक किया उससे H, और फिर ये हमारा 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया और ये बन गया R'। और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक, ये हमारा ये मॉलिक्यूल है, पीछे से आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल
ये बन गया ये, ठीक है। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल ने प्लेन के ऊपर से अटैक किया, एक बार न्यूक्लियोफाइल ने प्लेन के पीछे से अटैक किया। अब यहाँ पे हमें क्या मिला, दो चीजें मिली, एक रिटेंशन, रिटेंशन मतलब जैसा था हमें वैसा ही मिला। देखिए ये ऐसा ही तो था, बस एक्स की जगह हट के न्यूक्लियोफाइल रख दिया, तो ये रिटेंशन यानी जैसी पोजीशन थी, जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी कार्बन के चारों तरफ ग्रुप्स की, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन वैसी ही रही ग्रुप्स की, तो ये हो गया हमारा रिटेंशन। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पूरी पलट गई, यहाँ जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे उसकी बिल्कुल उल्टी हो गई। इट मीन्स ये हो गया हमारा इन्वर्जन, ठीक है। और ये काय से फॉर्म हुआ है, फॉर्म्ड बाय फ्रंट अटैक, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म हुआ है, फॉर्म्ड बाय बैक अटैक। ये हमारा बैक अटैक से फॉर्म हुआ है, पीछे से आके न्यूक्लियोफाइल ने अटैच किया, और ये हमारा फ्रंट अटैक से फॉर्म हुआ है। रिटेंशन मतलब सबस्ट्रेट में कार्बन के चारों तरफ ग्रुप की जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ भी वैसी ही रही, तो ये हमारा प्रोडक्ट हुआ रिटेंटेड प्रोडक्ट। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन उसकी बिल्कुल उल्टी हो गई, तो ये हमारा हुआ इन्वर्टेड प्रोडक्ट यानी कि इन्वर्जन कंपाउंड। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म था, जिसमें फर्स्ट स्टेप था जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन, अल्काइल हैलाइड लिया, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट लिया, बन गया हमारा कार्बोकटायन। और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने आके उस कार्बोकटायन पे अटैक किया, आगे से भी कर सकता है यानी प्लेन के ऊपर से भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, और प्लेन के पीछे से भी कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट बना हमारा रिटेंटेड प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बना हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट। रिटेंटेड प्रोडक्ट इसलिए बना क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट अटैक किया, इन्वर्टेड प्रोडक्ट इसलिए बना क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक किया। तो ये तो हो गया हमारा मैकेनिज्म कि कैसे हमारा SN1 मैकेनिज्म होता है, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब मैंने एक जनरल रिएक्शन अभी बताई थी कि अल्काइल हैलाइड था और इस पे न्यूक्लियोफाइल आया और रेसिमिक मिक्सचर बना। अब ये रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है, ये जो हमारे रिटेंटेड और इन्वर्टेड प्रोडक्ट होते हैं ना, यही दोनों हमारे कहलाते हैं रेसिमिक। रिएक्शन में तो प्रोडक्ट ये ही मिले, तो ये हमारे कहलाते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मतलब एक कंपाउंड हमारे रिटेंशन का हो, एक हमारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो, तो वो हमारे इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है हमारा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर। आप लोग वीडियो को पॉज करके मैकेनिज्म नोट कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, हो गया तो ठीक है, मैं रख कर दे। SN2 रिएक्शन में हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते थे, SN1 रिएक्शन में हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। और SN2 रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती थी और SN1 रिएक्शन हमारी डबल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। तो ये डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स SN2 में लिखवाए थे और अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स SN1 में लिखवाऊंगी, ये पॉइंट्स आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं, हेडिंग लगाइए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, ये हमारी रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, occurs in 2 स्टेप। ये रिएक्शन हमारी 2 स्टेप में होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसमें हमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। इसमें हमें वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों चाहिए होता है, जैसे कि SN2 में
जो न्यूक्लियोफाइल था वो डायरेक्टली जाके सबस्ट्रेट पे अटैक कर रहा था, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले रहे थे। लेकिन SN1 में हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है ना वो डायरेक्ट जाके सबस्ट्रेट पे अटैक नहीं कर रहा है। सबस्ट्रेट पहले हमारा कार्बोकटायन फॉर्म करेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोकटायन पे अटैक करेगा। इसलिए यहाँ पे हमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्ट जाके सबस्ट्रेट पे अटैक नहीं करेगा, पहले सबस्ट्रेट कार्बोकटायन बनाएगा, फिर न्यूक्लियोफाइल आके उस कार्बोकटायन पे अटैक करेगा। इसलिए हमें यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल। थर्ड पॉइंट, पोलर प्लॉटेड सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। पोलर प्लॉटेड सॉल्वेंट चाहिए होता है, जैसे कि H2O या फिर CH3COOH, ये भी हमारा पोलर प्लॉटेड सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट कि हमें पोलर प्लॉटेड सॉल्वेंट चाहिए होता है। फोर्थ पॉइंट, इसमें हमारा रैसिमिक मिक्सचर बनता है। रैसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। इसमें हमारा क्या बनता है? रैसिमिक मिक्सचर बनता है, जैसे कि ये और ये हाइड्रोजन का और ये इस पे R ग्रुप आउट ऑफ पीछे की ओर प्लेन में और ये बाहर की ओर, और यहीं इसकी मिरर इमेज। ये होता है हमारा रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है, हमारा इस रिएक्शन में रैसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। ये होता है हमारा रिटेंशन, इसको हम डेक्स्टो रोटेटरी भी कहते हैं, डेक्स्टो। और डेक्स्टो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, और ये होता है हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसे हम रिवो रोटेटरी भी कहते हैं। और ये हमारे फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीआई को रोटेट करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा डेक्स्टो, ये होता है हमारा रिवो। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो पहला पॉइंट क्या था? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। दूसरा पॉइंट क्या था? वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। तीसरा था पोलर प्लॉटेड सॉल्वेंट चाहिए होता है, जैसे कि H2O या CH3COOH। चौथा है कि रैसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। रैसिमिक मिक्सचर आपको पता चल गया, अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करे प्लेन के तो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर प्लेन के पीछे से अटैक करे तो इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म होगा। रिटेंशन प्रोडक्ट डेक्स्टो रोटेटरी भी होता है, यानी कि वो क्लॉकवाइज पीपीआई को रोटेट करेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट रिवो रोटेटरी होता है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज पीपीआई को रोटेट करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है। हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? RDS क्या था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा कौन सा था? फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसका हम रेट रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K और RS। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। तो इसकी पावर 1। और मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है जो रेट एक्सप्रेशन होगा उसमें रिएक्टेंट की पावर का सम ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ रिएक्टेंट की पावर का सम कितना है? 1। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया हमारा 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप था, तो उससे जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसका ऑर्डर हो जाता है 1। अब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बोकटायन, जितना स्टेबल कार्बोकटायन होगा तभी तो उतना ही ज्यादा हमारे रिएक्शन का रेट होगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है कार्बोकटायन? 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम 2। तो यानी कि 3 डिग्री का रेट सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री का सबसे कम, 1 डिग्री का उससे कम और 0 डिग्री का सबसे कम। जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट रेट था SN2 में, क्योंकि SN2 में हम स्टेरिक हिंड्रेंस देख रहे थे, इसलिए अपोजिट था। और SN1 में हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, इसलिए यहाँ पे 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए SN2 में इसका रेट सबसे कम होगा। SN1 में ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि कार्बोकटायन स्टेबल होगा। SN1 में 3 डिग्री का रेट कम इसलिए होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाता है 3 डिग्री में। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है, ये तो हो गया हमारे 6 पॉइंट की क्या होता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन with respect to लीविंग ग्रुप, ये बिल्कुल SN2 की तरह ही होगा पॉइंट। जितना अच्छा लीविंग ग्रुप उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो CI का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा, CBr का उससे कम, CCI का सबसे कम, CF का सबसे कम। ठीक है, ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप। जितना ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं, इसमें भी हम ग्राफ देखते हैं, जैसे हमने SN2 में ग्राफ बताया था रिएक्शन प्रोग्रेस का और एनर्जी का, वैसे अब इसमें ग्राफ देखते हैं। देखते हैं, ये हमारी एनर्जी हो गई, ये हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस हो गई। तो अच्छा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिए, वरना ग्राफ समझ में नहीं आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। हो गया? तो ठीक है, मैं रख दूँगी। ग्राफ थोड़ा अच्छे से दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, उसमें ऊपर कंपाउंड्स बना के। आप लोग अपने नोट्स खुद से बनाएं, क्योंकि नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट वही होते हैं जो आपके खुद के लिखे हुए होते हैं। तो चलिए 8 पॉइंट देखते हैं ग्राफ। इधर हम लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इधर हम लेंगे एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी। अब क्या होगा? अब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। कार्बोकटायन के फॉर्मेशन की हम एनर्जी देंगे, यानी कि कंपाउंड की एनर्जी बढ़ेगी, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा भाई। CH और या H या R या आपने के लिए कुछ एनर्जी देंगे तभी तो ये ब्रेक होगा। तो पहले तो यहाँ कुछ इंटरमीडिएट स्टेप इस टाइप की आएगी, CH R R डैश, ये पहले तो कुछ ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमने उसकी कुछ एनर्जी दी, यानी कि कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट बना, जो कि जाहिर सी बात है एनर्जी दी है तो एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरमीडिएट हो जाएगा हमारा अनस्टेबल। तो पहले तो इसकी एनर्जी कुछ बढ़ी। ठीक, यहाँ क्या फॉर्म हुआ? कुछ ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ जिसका बॉन्ड अभी ब्रेक हो रहा है, तभी इसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल है। अब
जब ये इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन में फॉर्म हो जाएगा, जब ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, तब इसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि भाई कार्बोकैटायन तो स्टेबल चीज है, तो स्टेबल है वो, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। ये हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया, इसलिए इसकी एनर्जी अब यहाँ पे कम हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, कार्बोकैटायन पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि इसमें कुछ ऐसे स्टेट बनेंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, फ्रंट अटैक, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बैक अटैक। एक बार में डायरेक्ट थोड़ी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, पहले धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है, तो अब ये स्टेट आई बीच में, तो जब ये स्टेट आएगी तो फिर से रिएक्शन की एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन इससे कुछ कम बढ़ेगी। ठीक है, जब ये स्टेट आएगी तो रिएक्शन की एनर्जी फिर बढ़ेगी, लेकिन इससे कुछ कम बढ़ेगी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये आपको याद रखना है। जब ये स्टेट आई तो रिएक्शन की एनर्जी फिर बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या बना है हमारा, यहाँ बना है कुछ इस टाइप का, एक ये न्यूक्लियोफाइल और एक ये न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। जब ये दोनों प्रोडक्ट हमारे बने होंगे तब रिएक्शन की एनर्जी हमारी फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जब ये बॉन्ड हमारा कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, जब ये न्यूक्लियोफाइल पूरी तरीके से कार्बोकैटायन से अटैच हो जाएंगे, यानी कि हमें मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट, यानी कि जब प्रोडक्ट मिल रहा है वो तो स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रहा होगा, इसका मतलब उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम होगी। तो ये हमारा यहाँ के प्रोडक्ट बन जाएंगे। बस ये हमारा ग्राफ हो गया SN1 रिएक्शन के, जिसमें हमने रिएक्टेंट दिए, फिर हमने कुछ एनर्जी दी CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट बना जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा थी। फिर वो इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हुआ तो उसकी एनर्जी फिर कम हो गई। फिर उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो जब ये पूरा बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ होगा तो ये कुछ अनस्टेबल है, तो फिर इसकी एनर्जी कार्बोकैटायन से ज़्यादा है, और फिर हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम होगी। और यहाँ पे इसे मान देते हैं हम EA1, इसे मान देते हैं EA2, तो EA1 इज ग्रेटर देन EA2। ठीक है, तो जो EA1 होता है वो हमारा EA2 से भी ज़्यादा बड़ा होता है, ये यहाँ तक का है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ग्राफ, जिसमें हमने देखा कि कैसे जो हमारी रिएक्शन होती है और एनर्जी होती है वो हमारी प्रोसीड करती है SN1 रिएक्शन में। तो अब ये तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे SN1 और SN2 के बारे में। आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर 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 मेमोराइज करिएगा, जिससे आपको SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस क्लियर रहे। SN2 में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते थे, SN1 में वीक। SN2 में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स लेते थे, SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये इस टाइप के सभी डिफरेंसेस आप लोग जरूर मेमोराइज करिएगा। तभी मैंने कुछ पॉइंट्स SN1 के लिखवाए, कुछ पॉइंट्स SN2 के लिखवाए। ये सारे के सारे डिफरेंसेस और कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं, आप लोग इन्हें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम SN2 और SN1 को किसी भी केमिकल रिएक्शन में फाइंड करें। एक ट्रिक है छोटी सी कि जनरली अगर हमें ऐसा दिख जाए तो ये SN1 ही होगा या फिर SN2 ही होगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं, ट्रिक टू फाइंड SN1 and SN2 in any chemical reaction। जैसे कि अगर आपको 1 डिग्री दिख जाए
तो मैंने बताया था 1 डिग्री में जो होता है स्टेरिक इंडियन सबसे कम होता है और 1 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो 1 डिग्री में कार्बोकटाइन अनस्टेबल है, यानी कि SN1 तो नहीं होगी, क्योंकि 1 डिग्री में बन रहा था कार्बोकटाइन। अगर कार्बोकटाइन ही अनस्टेबल है तो नहीं होगी SN1। और 1 डिग्री में स्टेरिक इंडियन सबसे कम है, वो हमारा चाहिए था हमें SN2 में। हमें कम स्टेरिक इंडियन किस में चाहिए था? SN2 में। तो अगर 1 डिग्री हमें दिख जाए कार्बन तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। अगर मान लीजिए 2 डिग्री दिख जाए तो क्या करेंगे? 2 डिग्री में तो SN1 भी हो सकती है हमारी, SN2 भी हो सकती है। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ठीक है, अगर हमें 2 डिग्री कार्बोकटाइन दिख जाए तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। फिर हम जाएंगे न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल या तो वीक हो सकता है या तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल हुआ तो वो रिएक्शन हो जाएगी SN1, स्ट्रॉन्ग हुआ तो SN2। ये तो मैंने अभी बताया ही था कि SN2 रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए और SN1 में हमें वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। ठीक, इफ there is 2 degree carbon, then we will go for nucleophile, and if nucleophile is weak, then reaction is SN1, whereas if nucleophile is strong, then reaction is SN2। ठीक है, अगर 2 डिग्री कार्बन दिख जाए तो हम SN1 और SN2 डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है, तो हम न्यूक्लियोफाइल देखेंगे। फिर न्यूक्लियोफाइल अगर वीक है तो SN1, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो हो जाएगी SN2। और 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे स्टेबल होता है तो वो हमारा SN1 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये SN2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो हमारा 3 डिग्री होता है कार्बन, उसमें स्टेरिक इंडियंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये हमारा SN2 नहीं जाएगा, ये हमारा SN1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, अगर 3 डिग्री होगा तो SN1। और यहाँ पे एक पॉइंट और, अगर आपको सॉल्वेंट DMF दिख जाए, कौन सा? डाइमिथाइल फॉर्ममाइड। क्या था इसका स्ट्रक्चर? HCONCH3CH3, तो रिएक्शन हमारी SN2 ही होगी। ठीक है, अगर आपको DMF सॉल्वेंट दिख जाए डाइमिथाइल फॉर्ममाइड तो आपकी रिएक्शन SN2 ही होगी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे आप देख कर बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी SN1 है या फिर SN2। 1 डिग्री तो SN1, 2 डिग्री तो हम न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, 3 डिग्री तो SN1, DMF होगा यानी डाइमिथाइल फॉर्ममाइड होगा सॉल्वेंट, तो रिएक्शन SN2। तो यहीं पे हमारे खत्म होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारी, जिसमें हमने SN1 और SN2 को भी देखा। अब हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बताएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन्स की बची हुई है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और द वेरी बेस्ट।